एक दिन मेरे मन में आया कि राजा से अपनी आजादी की बात करूं। और उस दिन जब राजा मुझसे मिलने आया तो मैंने राजा से कहा कि मैं आजाद होना चाहता हूं। इस पर राजा का उत्तर था कि वो अपने मंत्रियों की सलाह के बगैर मुझे आजाद नहीं कर सकता। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की और फिर वो मुझे कुछ शर्तों के साथ आजाद करने के लिए तैयार हो गए, जिसमें से प्रमुख ये था कि मैं अपनी मर्जी से उनका देश छोड़कर नहीं जा सकता और ना ही कोई और ऐसा कदम उठा सकता हूं जो उनके कानून के खिलाफ हो। उसके साथ साथ ये भी कि संकट के समय मुझे उनकी सहायता के लिए सदा तैयार रहना होगा। मैं खुशी खुशी उनकी सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया और फिर मेरी बेड़ियां काटी जाने लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी सहायता के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। हमको आपसे ऐसी ही आशा है। इसके साथ हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपका आचरण अच्छा रहा तो आपको हमारे राज्य में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी राजधानी देखना चाहता हूँ। हमें आपको अपनी राजधानी दिखाने में बहुत खुशी होगी। बस आप इतना ध्यान रखें कि आपके कारण हमारी प्रजा का कोई अहित ना हो। अगर आप ऐसा कर सके तो आप राजधानी के साथ साथ हमारा महल भी देख सकते हैं। मुझे आपका महल देखकर बड़ी प्रसन्नता होगी। वाह, कितना सुंदर है इन छोटे छोटे लोगों का संसार। ऐसा मालूम होता है मैं गुड़ियों के लोक में आ गया हूं। ये महल, ये बाग बगीचे और ये खेत किसी महान चित्रकार की अनुपम चित्रकारी मालूम होती है। छोटे होते हुए भी इन्होंने अपने संसार को कितना सुंदर बना रखा है। हे प्रभु, इन पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और इनको सदा यहाँ सुखपूर्वक बनाए रखना प्रभु। आज भी मैं यही दुआ करता हूँ कि वो ऐसे ही आज भी अपना जीवन सुख से बिता रहे हों। पर उस दिन जब उनका प्रमुख मंत्री मुझसे मिलने आया तो उसका चेहरा देखकर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनके सुखी जीवन में अचानक कोई बहुत बड़ी अड़चन आ गई है। सर्वप्रथम तो मैं आपको आपकी आज़ादी के लिए बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ आपको हमारी राजधानी पसंद आई होगी। जी बिल्कुल, आपकी राजधानी मुझे बहुत पसंद आई। आपकी राजधानी तो किसी स्वप्न लोक की भांति ही सुंदर है। इसको देखकर मुझे ऐसा लगा मानो आज मेरे बचपन का कोई सपना सच हो गया हो। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक प्रश्न करना चाहूंगा आपसे। जी पूछिए। आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, आखिर बात क्या है? आपने सही पहचाना। वैसे तो ऊपर से देखने पर हमारे देश में बहुत शांति लगती है, पर वास्तविकता कुछ और है। आज मैं आपको उन संकटों के बारे में बताने आया हूँ जिनसे हमें दो चार होना पड़ रहा है। कैसा संकट? पहली समस्या यह है कि हमारे देश में आपस में बहुत फूट है। असल में हमारे यहाँ दो दल हैं। एक है ऊंची एड़ी वालों का और दूसरा दल है नीची एड़ी वालों का। दोनों दल एक दूसरे के घोर विरोधी हैं और एक दूसरे से कोई भी संबंध रखना पसंद नहीं करते हैं।
वैसे तो हमारे देश में नीची एड़ी वालों का राज है, क्योंकि हमारे राजा भी नीची एड़ी वाले हैं। इसलिए उन्होंने अपने सभी सरकारी कामों के लिए नीची एड़ी वालों को नियुक्त कर रखा है। पर ऊंची एड़ी वाले संख्या में काफ़ी अधिक हैं, इसलिए दोनों के बीच में प्रायः आपसी झगड़े होते ही रहते हैं। अब हम लोगों की चिंता यह है कि हमारे सबसे बड़े राजकुमार की एड़ियां ऊंची होती जा रही हैं। इससे हमें फिर से दोनों दलों के बीच में झगड़ा बढ़ जाने का भय है। खैर, यह सब तो बाद की बात है। वर्तमान समस्या यह है कि हमारे पूर्व में ब्लेफुस्कु नामक द्वीप है, जो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। वो समय समय पर हम पर हमला करते रहते हैं। हमारे राजा ने उनको कई बार हराया है, पर इस बार गुप्तचर यह सूचना लेकर आए हैं कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है और वो हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। बताइए, मैं आप लोगों की किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? आप मेरा विश्वास करें, मैं हर तरह से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। बस यही हम भी चाहते हैं। हमारे महाराजा और हम सब आपसे यही आशा रखते हैं कि आप संकट के समय हमारी मदद करें। अब मुझे आज्ञा दें, मैं यह शुभ समाचार अभी जाकर अपने महाराजा को देता हूँ। प्रणाम। उनको मेरा प्रणाम भी कहिएगा। गुलिवर, गुलिवर, उठिए। गुलिवर, उठिए। कौन कौन है? उठिए मत, ऐसे ही लेटे रहिए। आप? मैं छुपकर आपसे मिलने आया हूँ। छुप कर? पर क्यों? बात यह है कि उस दिन जब आपने राजा की बात नहीं मानी और आक्रमण करने से मना कर दिया, तो राजा इससे बहुत नाराज हुआ। यह बात उसके दिल को लग गई और अब उन्होंने दुष्ट दरबारियों के भड़काने पर यह फैसला किया है कि मैं कैसे बताऊं कि वो आपके इस अपराध के लिए आपको नेत्रहीन कर देना चाहते हैं। यानी कि वो मेरी आंखें? वो आपकी आंखें फोड़ने का आदेश 3 दिन में देने वाले हैं। तब मुझे क्या करना चाहिए? आपको तो पता है, अपनी हार के बाद हमारे शत्रुओं ने हमसे दोस्ती कर ली है और उन्होंने आपको अपने देश आने का निमंत्रण दिया है। अगर आप सजा से बचना चाहते हैं तो महाराज को पत्र भेजकर अपने आने की सूचना दे दें और जल्दी से जल्दी यह देश छोड़ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आंखें बचा ली। मैं सूरज निकलते ही यहां से चला जाऊंगा। इसका पता मुझे बाद में चला कि मैंने सही समय पर सही कदम उठाया था, क्योंकि जैसे ही मैं बेलफुस्कु पहुंचा, लिलीपुट के दूत भी ठीक अगले दिन वहां पहुंचकर वहां के राजा से मुझे उनके हवाले कर देने के लिए कहने लगे। पर वहां के राजा ने उसके लिए बड़ी ही चतुरता से मना कर दिया। इस प्रकार मेरी आंखें बच गई। मैं आज भी दिल से उस छोटे से मंत्री तथा भगवान का शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरे प्राण बचा लिए। बेलफुस्कु के बादशाह ने मेरा पूरा ख्याल रखा। यद्यपि वहां भी कई लोग लिलीपुट की तरह मेरे विरोधी थे, पर मुझे पूरी तरह छूट थी तथा यथासंभव सभी सुविधाएं प्राप्त थी। इसी तरह जब मैं एक दिन सागर किनारे टहल रहा था, तो मेरी नजर दूर सागर में तैरते एक तख्ते पर पड़ी। ये क्या? ये तो कोई बड़ा सा तख्ता मालूम होता है, पर क्या पता ये कोई उल्टी नौका हो सकता है इससे मेरे घर वापस जाने का इंतजाम हो सके। वाह, ये तो एक कश्ती है। अब मैं घर जा सकता हूँ। हाँ, मैं अब घर जा सकता हूँ। अब बस मुझे इसे अपने साथ ले जाना है। अगर आप जाने का इरादा छोड़कर हमारी नौकरी करना स्वीकार कर ले,
तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ना केवल हम आपकी रक्षा करेंगे बल्कि आपकी हर सुविधा का प्रबंध भी करेंगे। धन्यवाद महाराज, पर अब मैं अपने वतन लौटना चाहता हूँ। मेरा परिवार वहाँ मेरा इंतजार कर रहा है। तो ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमने आपके नाव में 6 दिनों का भोजन रखवा दिया है ताकि आप आराम से अपनी यात्रा कर सकें। भगवान आपकी यात्रा सफल करे। अरे, ये तो कोई जहाज है। अरे सुनो सुनो, मेरी तरफ देखो, इधर, बचाओ बचाओ। तब मुझे पता चला कि वो मेरे ही देश का जहाज था। उससे मैं अपने देश वापस अपने परिवार के पास आ गया। लोगों ने जब मेरी कहानी सुनी तो उसे कोरी कल्पना कहा, पर मैं जानता हूं कि वो हकीकत है।